अभी तक मैंने 1858 के अधिनियम की चर्चा की और अब मैं 1861 के अधिनियम की चर्चा करूंगा। ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए अधिनियमों में इसका भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैंने अब तक 1773 से लेकर के 1858 तक के एक्ट में जितने भी महत्वपूर्ण प्रावधान थे उनकी चर्चा की है और इस क्रम में आज मैं 1861 के अधिनियम की चर्चा करूँगा। इस अधिनियम के अंतर्गत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सदस्यों की संख्या 5 कर दी गई। अर्थात ये आप ध्यान रखिएगा कि 1773 में के अधिनियम में मैंने आपको बताया था कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 4 सदस्य थे। फिर 1784 में इन सदस्यों की संख्या को घटाकर 3 कर दिया गया था। फिर 1853 के अधिनियम में स्थायी रूप से 4 किया गया, लेकिन अब इस अधिनियम में अर्थात 1861 के अधिनियम में सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 5 कर दिया गया। मतलब कि अब वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 5 सदस्य होंगे। अब इसके बाद क्या किया गया कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के अलावा एक और भी परिषद थी जिसे हम कहते थे ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल, या आप कह सकते हैं वायसराय के अंतर्गत एक और परिषद थी जिसका नाम था विधायी परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो वायसराय के अंतर्गत ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल में सदस्यों की संख्या मिनिमम 6 और अधिकतम 12 कर दी गई। ध्यान रखिएगा, वायसराय के अधीन जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी यानी कार्यकारिणी परिषद थी उसमें सदस्यों की संख्या 5 थी, लेकिन जो विधायी परिषद थी यानी जो ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई उसमें सदस्यों की संख्या को कम से कम 6 और अधिकतम 12 कर दिया गया। तो और इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंतर्गत 3 भारतीयों को भी शामिल किया गया था, जिसमें बनारस के राजा और दिनकर राव और पटियाला के राजा थे। याद रखिएगा, वायसराय ये जो भारत के जो इस अधिनियम के अंतर्गत जो विधायी परिषद थी यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें 3 भारतीय पहली बार आए थे, जिसमें बनारस के राजा थे और एक दिनकर राव थे और एक पटियाला के राजा थे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अक्सर विधायी परिषद और कार्यकारिणी परिषद में कन्फ्यूजन हो जाता है। मैं विधायी परिषद की बात कर रहा हूँ, कार्यकारिणी परिषद की नहीं। विधायी परिषद जो थी उसमें न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 मेंबर थे। ये 12 मेंबर जो है वायसराय द्वारा नॉमिनेटेड होते थे, कहीं से चुनाव लड़के नहीं आते थे। तो उसमें वायसराय ने 3 भारतीयों को भी शामिल किया गया था। और ये जो विधायी परिषद थी, ये विधायी परिषद का काम केवल विधान बनाना था, जबकि जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें 5 मेंबर थे और उस कार्यकारिणी परिषद का काम था विधायी परिषद द्वारा बनाए गए नियमों को लागू करना या एग्जीक्यूट करना। तो यहाँ पर विधायी परिषद और कार्यकारिणी परिषद में कन्फ्यूज़न मत होइएगा। हालांकि दोनों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला वायसराय ही था। तो इस प्रकार आपने देखा कि इस अधिनियम के माध्यम से कार्यकारिणी परिषद और विधायी परिषद की स्थिति क्या थी। यहाँ एक बात आप और ध्यान दीजिएगा कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सदस्यों की संख्या 5 थी, जबकि विधायी परिषद में सदस्यों की संख्या 12 थी। कार्यकारिणी परिषद में कोई भी भारतीय इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आया था। जो भी 3 भारतीय आए थे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधायी परिषद में ही आए थे। अब जो इसका अगला महत्वपूर्ण प्रावधान है इस अधिनियम का वो ये है कि इस अधिनियम के अंतर्गत मद्रास और बॉम्बे को पुनः विधान बनाने का अधिकार दे दिया गया। आप याद कीजिए, 1833 में मद्रास और बॉम्बे के प्रेसिडेंसी द्वारा विधायी शक्तियां यानी विधान निर्माण करने की शक्ति छीन ली गई थी और सब कुछ जो है वो गवर्नर जनरल के हाथों में दे दिया गया था। 1833 के अधिनियम में ये कहा गया था कि अब गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी परिषद द्वारा बनाया गया कानून ही लागू होगा।
और मद्रास और बॉम्बे से विधायी शक्तियां छीन ली गई थी। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इस अधिनियम में पुनः मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को विधान बनाने की शक्तियां दे दी गईं। इसी कारण इस अधिनियम को हम द एक्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन भी बोल सकते हैं। मतलब यहाँ पर विकेंद्रीकरण किया गया। इसका मतलब ये था कि जिस प्रकार 1833 में संपूर्ण शक्ति गवर्नर जनरल के हाथों में दी गई विधान बनाने की, वहीं 1861 में आकर के पुनः विकेंद्रीकरण का यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो करते हुए मद्रास और बॉम्बे को पुनः विधान बनाने का यानी कि कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया था। लेकिन याद रखिएगा, इन सब कानून, चाहे वो विधायी परिषद द्वारा कोई कानून बनाया जाए, चाहे वो कार्यकारिणी परिषद कोई निर्णय ले, और चाहे वो मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी कोई कानून बनाए, इन सब कानूनों में वायसराय को वीटो पावर का अधिकार था। यानी कि वह परिषद द्वारा, चाहे वो कार्यकारिणी परिषद हो, चाहे वो विधायी परिषद हो, और चाहे वो मद्रास और बॉम्बे की विधायी परिषद हो, उन सभी परिषदों में जो भी कानून बनते थे उन पर वीटो करने का अधिकार वायसराय को था। यानी कि अभी भी वायसराय की शक्ति वैसे ही थी, बस इन्हें अलग अलग रूप से कानून बनाने का पावर दिया गया। लेकिन ये सभी कानून तभी लागू होते थे जब वायसराय और उनकी कार्यकारिणी परिषद उस पर सहमत होती थी। इस अधिनियम के अंतर्गत वायसराय को यह पावर दिया गया था कि वो वीटो का इस्तेमाल कर सकता है। मतलब वह किसी भी परिषद, चाहे वो कोई कार्यकारिणी परिषद हो, चाहे वो विधायी परिषद हो, चाहे वो मद्रास और बॉम्बे की विधायी परिषद हो, वो किसी भी परिषद से बंधा हुआ नहीं था। उसे पूरा ये पावर था कि वो अपने वीटो का इस्तेमाल कर सके। अब इसके बाद इस अधिनियम के अंतर्गत वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी प्रदान की गई। यानी कि वह बिना किसी कार्यकारिणी परिषद या विधायी परिषद के सलाह मशवरा के ही एक विशेष परिस्थितियों में कानून बना सकता है, जिसे अध्यादेश कहते हैं। तो इस अधिनियम के द्वारा वायसराय को अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति दी गई। अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश मतलब विशेष परिस्थितियों में बनाया गया कानून। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। आप ये जानते हैं कि कानून बनाने का अधिकार संसद को है, लेकिन कभी कभी कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद जब कार्य ना करे तो राष्ट्रपति को भी ये पावर दिया गया है कि वो कानून बना सकता है। तो इसको हम अध्यादेश कहते हैं, जो विशेष परिस्थितियों में बनाए गए कानून के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जो अध्यादेश की शक्ति है वो कहीं ना कहीं हमारे संविधान में 1861 से ही ली गई है, क्योंकि वो हम आगे पढ़ेंगे राष्ट्रपति के अध्यादेश के बारे में। लेकिन यहाँ पर वायसराय को वही पावर दिया गया कि वह किसी विशेष परिस्थितियों में भी अपने तरफ से कोई कानून लागू कर सकता है, जो कि अध्यादेश माना जाएगा। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये यहाँ भी वायसराय की शक्ति में कमी नहीं की गई, बस थोड़ा बहुत विधायी अधिकार दे दिया गया था मद्रास और बॉम्बे को।